एक भाषा या पाठ में निहित अर्थ या संदेश को दूसरी भाषा में यथावत व्यक्त करना ही अनुवाद है। वद का अर्थ है यहाँ पर संस्कृत में बोलना या फिर कहना। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ज्ञान जो है आप में होना बहुत ही जरूरी है। व्याख्या अनुवाद में यहाँ पर जो अनुवादक है आचार्य की भूमिका निभाता है, वह सिर्फ अनुवाद ही नहीं करता, उसकी व्याख्या भी वहां पर करता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी की हिंदी पाठ्य पुस्तक से जो चतुर्थ सोपान है, मतलब जो व्याकरण तथा रचना भाग है, उसमें से जो अनुवाद है उसको आज हम जानेंगे। देखिए, आपके प्रश्न पत्रिका में अनुवाद से संबंधित जो है 5 अंक के लिए प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। आपको किस तरह देंगे? कन्नड़ और अंग्रेजी में यहाँ पर एक वाक्य देंगे 5 और उसे हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर अनुवाद करने के लिए वो जो 5 अंक जो है उसे प्राप्त करने के लिए आपको जो है अनुवाद के संबंध में थोड़ा सा तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। अनुवाद क्या है और उसकी महत्वता क्या है और किस तरह करना है, सभी जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आइए अभी हम आज के इस कक्षा में वही जानेंगे। पहले तो हम अनुवाद क्या है, अनुवाद का अर्थ यहाँ पर क्या है उसे जानेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य जो है यहाँ पर आप लोगों को दी है अनुवाद क्या है ये समझने के लिए। क्या है अनुवाद? देखिए, एक भाषा या पाठ में निहित अर्थ को दूसरी भाषा में भाषांतरित करना ही अनुवाद है। एक भाषा या पाठ्य में निहित अर्थ को दूसरी भाषा में क्या है भाषांतरण करना ही अनुवाद है करके कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं भाषांतरण करना क्या है, यहाँ पर अनुवाद है। तो वही और एक वाक्य में हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक भाषा या पाठ में निहित अर्थ या संदेश को दूसरी भाषा में यथावत व्यक्त करना ही अनुवाद है। एक भाषा में निहित अर्थ या फिर संदेश को दूसरी भाषा में उस अर्थ और संदेश को, चाहे वो पाठ का हो, कविता का हो या फिर किसी से संबंधित जो विषय रहता है, उस विषय को जो है यहाँ पर उसके जो सार है, उसके जो संदेश है, उसे यथावत यहाँ पर क्या है व्यक्त करना ही, दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही अनुवाद है करके यहाँ पर कहते हैं। और एक वाक्य में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही अनुवाद है। यहाँ पर तो और भी सरलता से और भी आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि अनुवाद क्या है। बहुत ही असरलता से एक भाषा में व्यक्त विचारों को, एक भाषा में कही गई बातों को या फिर विचारों को दूसरी भाषा में कहना ही यहाँ पर अनुवाद है। बहुत ही सरलता से यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि अनुवाद क्या है। वही कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद है। और भी सरलता से यहाँ पर इस वाक्य में, आखिरी वाक्य में आप समझ सकते हो कि अनुवाद क्या है। कही हुई बात को ही दूसरी भाषा में कहना, चाहे वो पट्टी से हो या फिर पद्य से हो या फिर किसी संबंधित विषय से हो, क्या है उसे दूसरी भाषा में कहना। कही हुई बात को ही दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद है। तो यहाँ पर अनुवाद का जो अर्थ है शायद अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे। क्या है अनुवाद का अर्थ? एक पाठ में निहित अर्थ को, निहित मतलब एक पाठ में जो अर्थ रहता है, जो संदेश रहता है, उसे क्या है दूसरी भाषा में व्यक्त करना या फिर दूसरी भाषा में बोलना या फिर उसको सिर्फ भाषांतरण करना ही क्या है यहाँ पर अनुवाद है। तो आइए अभी अनुवाद की जो शाब्दिक अर्थ है उसको अभी हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पर अनुवाद शब्द की उत्पत्ति 2 शब्द मिलने से हुई है, इसे अच्छे से याद में रखिए। अनुवाद शब्द की उत्पत्ति जो है 2 शब्दों के मेल से हुई है। वो कौन सी शब्द है? अनु प्लस वाद, मतलब अनु और वाद शब्द मिलने से अनुवाद शब्द की उत्पत्ति जो है यहाँ पर हुई है। तो ये जो शब्दवाद जो शब्द है संस्कृत के वद धातु से क्या है बना है। किससे बना है वाद शब्द? संस्कृत के वद धातु से। देखिए, वद का अर्थ है यहाँ पर संस्कृत में बोलना या फिर कहना। क्या है वद का अर्थ? बोलना है। संस्कृत में वद का अर्थ क्या है यहाँ पर?
बोलना है। तो वद धातु से वाद शब्द की उत्पत्ति हुई है और अनु तथा वाद शब्द दोनों मिलकर यहाँ पर अनुवाद शब्द की जो उत्पत्ति है हुई है। तो मूलतः ये वद धातु से जो बनी है, तो वद का अर्थ यहाँ पर क्या है, संस्कृत में बोलना है, कहना है। तो अनु उपसर्ग जोड़कर अनुवाद शब्द बना है जिसका अर्थ है प्राप्त कथन को पुनः कहना। देखिए, वद धातु से वाद शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुवाद शब्द, वाद शब्द के साथ साथ अनु जो उपसर्ग है वहां मिला है। तो अनुवाद शब्द के जो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ है क्या कहलाते हैं, प्राप्त कथन को पुनः कहना। प्राप्त कथन को पुनः कहना ही क्या है, यहाँ पर अनुवाद है। ये जो है इसकी शाब्दिक अर्थ यहाँ पर बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी में इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये जो शब्द है यह भी क्या है, दो शब्द मिलकर ही बना है। कैसे, ट्रांस तथा लेशन, ट्रांस प्लस लेशन। जिस तरह अनु प्लस वाद शब्द बनी है, अनु तथा वाद शब्द मिलकर अनुवाद शब्द बना है, ऐसे ही ट्रांस प्लस लेशन मतलब ट्रांस तथा लेशन शब्द से जो है यहाँ पर ट्रांसलेशन शब्द की जो उत्पत्ति है अंग्रेजी में हुई है। तो ये जो जिसका अर्थ है, जो ट्रांसलेशन है, जिसका अर्थ यहाँ पर क्या है, बात को दोहराना है, बात को दोहराना आती है। तो अभी यहाँ पर क्या है, आपने जो अनुवाद है उसका अर्थ यहाँ पर जान लिया है। तो आइए, विद्वांसों ने जो है यहाँ पर अपनी जो परिभाषा है उसे, अनुवाद की जो के लिए जो है परिभाषा दी है उसे यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, प्रमुख रूप से जो कैटफोर्ड जी जो है, प्रमुख रूप से जो कैटफोर्ड जी है, यहाँ पर वो क्या कहते हैं अनुवाद के संबंध में, वो कहते हैं ये एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापना ही अनुवाद है। क्या कहते हैं, एक भाषा की पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापना करना ही यहाँ पर क्या है, अनुवाद है करके वो कहते हैं। तो एक भाषा की पाठ्य सामग्री मतलब जो भी यहाँ पर मटेरियल रहती है या फिर जो भी बात या फिर जो भी विचार यहाँ पर रहती है उसे दूसरी भाषा के समानार्थक पाठ्य सामग्री में क्या है, प्रतिस्थापना करना। उसे फिर से क्या है, उसी जो भी विचार है उसी उन्हीं विचारधाराओं को फिर से दूसरी भाषा में समानार्थक रूप से यहाँ पर क्या करना है, प्रतिस्थापना करना है, फिर उसका भाषांतरण करना ही अनुवाद है करके कैटफोर्ड जी यहाँ पर कहते हैं। वही देवेंद्र नाथ शर्मा जी यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए देवेंद्र नाथ शर्मा जी के अनुसार यहाँ पर अनुवाद मतलब क्या है, उनके अनुसार विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। इनकी जो यहाँ पर परिभाषा है बहुत ही सरल है। वो देखिए कितनी आसानी से, कितनी सरलता से वो यहाँ पर कहते हैं विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में यहाँ पर रूपांतरित करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद करके देवेंद्र नाथ शर्मा जी यहाँ पर कहते हैं। वही भोलानाथ तिवारी जी क्या कहते हैं, भोलानाथ तिवारी जी, किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना ही अनुवाद है। किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण, देखिए सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, भाषांतरण होता है, बाकी सब कुछ वही का वही रहता है, तो उसे हम अनुवाद कहते हैं। जैसे हमने पहले ही देखा था अनुवाद के अर्थ के संदर्भ में, एक भाषा में स्थित पाठ्य सामग्री की क्या है भाषा, दूसरी भाषा में उसकी भाषांतरण करना ही क्या है, अनुवाद करके यहाँ पर वो कहते हैं। वही दंगल जाल्टे जी क्या कहते हैं, दंगल जाल्टे जी के अनुसार स्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। देखिए स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, क्या है ये शब्द, स्रोत भाषा क्या है, यहाँ पर देखिए अनुवाद को समझना है तो ये दो शब्द है प्रमुख रूप से यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे वो कहते हैं स्रोत भाषा के मूल पाठ को किसमें, लक्ष्य भाषा में, देखिए स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में यहाँ पर क्या है, परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपांतरण करना, क्या करना है, रूपांतरण यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर स्रोत भाषा मतलब उदाहरण, यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। देखिए एक पुस्तक है,
समझ लीजिए एक पुस्तक है जिसे क्या है, एक कविता है, एक कविता संकलन है जिसे क्या है यहाँ पर कन्नड़ में लिखी गई है। उसे अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या है, जो भी कविता हो, जैसे अभी आप ही के पाठ्य पुस्तक में क्या है, वचन सभी हम देख सकते हैं, है ना। 12वीं शती में बसवन्ना जी, अक्का महादेवी जी ने सभी जो वचन लिखे थे, तो वो मूल रूप से कन्नड़ा में लिखी गई है। तो कन्नड़ भाषा जो है यहाँ पर स्त्रोत भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है कन्नड़ भाषा यहाँ पर? स्त्रोत भाषा। तो लक्ष्य भाषा क्या है यहाँ पर? हिंदी भाषा है। क्यों ऐसे? क्योंकि कन्नड़ भाषा में उसकी जो मूल रचना है, 12वीं शती में कन्नड़ के जो वचनकार थे उन्होंने उसकी रचना की थी। उसी को क्या है, अभी आपके पाठ्य पुस्तक में अगर हम देखते हैं हिंदी में क्या है, उसका जो रूपांतरण, भाषांतरण जो हुआ है, उसका जो अनुवाद है, उन सबको हम क्या कहते हैं? अनुदित रचनाएं उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर वह लक्ष्य भाषा बन जाती है। तो स्त्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में यहाँ पर रूपांतरण करना ही क्या है, रूपांतरण, भाषांतरण करना ही यहाँ पर अनुवाद जो है कहलाती है। तो शायद अभी आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि स्त्रोत भाषा क्या है, लक्ष्य भाषा क्या है। तो यहाँ पर कन्नड़ की मूल भाषा जो है, यहाँ पर कन्नड़ में उसकी रचना हुई है वचनों की, तो मूल भाषा मतलब स्त्रोत भाषा का मूल भाषा भी कह सकते हैं। तो स्त्रोत भाषा, मूल भाषा। वही लक्ष्य भाषा मतलब जिस भाषा में हम अनुवाद करते हैं, जिस भाषा में हम अनुवाद करते हैं वो क्या है पर लक्ष्य भाषा कहलाती है। तो आइए अभी अनुवाद की जो आवश्यकता और महत्व है यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए आज के इस आधुनिक युग में तो अनुवाद को जो है प्राचीन काल से ही उसका जो प्रयोग है होता आया है, मगर यहाँ पर आधुनिक काल में जैसे जैसे यहाँ पर हम आगे बढ़ते गए तो अनुवाद की जो महत्वता है वो भी क्या यहाँ पर बढ़ती गई है। उसकी आवश्यकता, जब उसकी आवश्यकता बढ़ती है तभी तो यहाँ पर महत्व भी बढ़ता है ना। जब कोई भी वस्तु हो, जब उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है तभी तो उसका महत्व यहाँ पर बढ़ता है ना। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां पर हम अनुवाद का प्रयोग ना करें। मतलब यहाँ पर आप संक्षिप्त रूप में, बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैंने यहाँ पर आपको दिया, देख सकते हैं। न्यायालय, शिक्षा, सरकारी कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, जनसंचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, वाणिज्य, संस्कृति आदि सभी में यहाँ पर अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर अनुवाद का प्रयोग ना किया जा रहा हो? नहीं है। अगर हम साहित्य में देखेंगे तो वहां तो प्राचीन काल से ही उसका प्रयोग होता आ रहा है, अनुवाद का, साहित्य क्षेत्र में, है ना। मगर जैसे जैसे आधुनिक काल में हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे देखिए न्यायालय में, शिक्षा में, सरकारी कार्यालय में, विज्ञान क्षेत्र में तो उसकी महत्वता, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा है अनुवाद की आवश्यकता। और उसके साथ साथ जनसंचार, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध बढ़ते गए तब तो अनुवाद के महत्व और ज्यादा जो है यहाँ पर बढ़ती गई है। तो ऐसे में ऐसे कोई क्षेत्र ही नहीं मिलता हमें जहां पर अनुवाद का प्रयोग ना किया जा रहा हो। तो ऐसे में अनुवाद की आवश्यकता बढ़ रही है आधुनिक युग में, वैसे ही उसकी महत्व भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो आइए अभी अनुवाद की प्रक्रिया, आपको 5 अंक के लिए पूछेंगे अनुवाद करने के लिए। तो ऐसे में अनुवाद करने की जो प्रक्रिया क्या है उसके बारे में तो बहुत सारे विद्वानों ने यहाँ पर कहा है, मगर मैंने एक ऐसी प्रक्रिया यहाँ पर चुनी है जो बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाए। आपके इस स्तर में, आपके प्रथम पीयूसी में अभी आप हो, इस स्तर में आप अच्छे से समझ जाए और आप क्या है अच्छे से अनुवाद कर सके, इसलिए इस प्रक्रिया का मैंने यहाँ पर प्रयोग जो है मैं यहाँ पर अभी कर रही हूँ। देखिए नायडा जी जो है, कौन? नायडा जी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया जो है निम्नलिखित सोपान, 3 सोपानों से होकर गुजरती है। नायडा जी के अनुसार अनुवाद की प्रक्रिया मतलब अनुवाद करने की जो विधि है वो इन 3 सोपानों से होकर गुजरती है। कैसे? देखिए पहले क्या है, विश्लेषण करना मतलब एनालिसिस करना। पहले क्या करना है अनुवाद करने के लिए, पहले विश्लेषण करनी है। उसके बाद अंतरण मतलब ट्रांसफर, उसके बाद पुनर्गठन मतलब रिस्ट्रक्चरिंग जो है यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए पहले स्रोत भाषा, तो स्रोत भाषा से यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, विश्लेषण। जो भी यहाँ पर पाठ्य सामग्री हो,
जो भी स्रोत भाषा में, चाहे स्रोत भाषा जो मूल भाषा है कोई भी हो सकता है, कोई भी भाषा जो है यहाँ पर हो सकती है, तो उस भाषा से यहाँ पर पहले उस ग्रंथ का जो विश्लेषण है, जो एनालिसिस है, आप लोग पहले उसे पढ़कर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से अगर उसका जो अंतरण है, उसका जो अंतरण है वहां करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से उसका पुनर्गठन, फिर से उसका पुनर्गठन जो है, रिस्ट्रक्चर जो है वो वहां आप किस भाषा में करेंगे, लक्ष्य भाषा में। किस भाषा में करेंगे, यहाँ पर लक्ष्य भाषा में आप करेंगे। तो जैसे हमने पहले देखा था ना, मूल स्रोत भाषा से लेकर लक्ष्य भाषा तक, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किसी भी पाठ्य सामग्री की जो रूपांतरण हो, भाषांतरण हो, वही क्या है, अनुवाद कहलाता है करके। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में जो भी पाठ्य सामग्री होती है उसकी जो भाषांतरण या फिर रूपांतरण ही अनुवाद कहलाती है करके। तो यह जो प्रक्रिया है इस तरह से चलती है। तो एग्जाम्पल के लिए आपके एग्जाम में जो भी यहाँ पर एक वाक्य दे, 5 वाक्य देंगे ना, तो एक वाक्य देंगे, पहले उस वाक्य को आप पढ़ेंगे और उसे खुद समझेंगे स्रोत भाषा में जो दी गई है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए एक स्रोत भाषा 2 बन जाती है, एक तो कन्नड़ में भी देंगे आपको, अंग्रेजी में भी देंगे, कन्नड़ और अंग्रेजी में देंगे। तो ये एक वाक्य है, तो उसे पहले आप पढ़ेंगे, मतलब उसका जो विश्लेषण है आप करेंगे, उसे समझेंगे। उसके बाद उसका जो अंतरण है, मतलब आप पहले ये सोचेंगे कि किस तरह से उसका अनुवाद जो है कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप उसका पुनर्गठन जो है लक्ष्य भाषा में, मतलब यहाँ पर लक्ष्य भाषा क्या बन जाती है, हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा में उस वाक्य का जो रूपांतरण या फिर भाषांतरण जो भी है, मतलब जो अनुवाद है, यहाँ पर आप करेंगे, बाद में आप वहां पर लिखेंगे। तो अभी अच्छे अनुवादक के गुण, अनुवादकों की तो महत्व, अगर अनुवाद की जो आवश्यकता और महत्व बढ़ रही है तो अनुवादकों की भी महत्व बढ़ेगी, है ना। ऐसे में समझ लीजिए अभी आपको एग्जाम में देंगे तो आप लोग भी वहां पर अनुवादक ही बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे में अच्छे अनुवादक के गुण क्या है, आपको वहां पर ज्यादा कुछ नहीं मगर फिर भी 5 ही यहाँ पर वाक्यों का जो अनुवाद करना है। तो आपको ये सभी जानना बहुत ही जरूरी है कि अच्छे अनुवादक के गुण क्या है, ताकि इन सब को जानकर आप बहुत ही अच्छे से अनुवाद जो है उन 5 वाक्यों की कर सकते हो और 5 अंक की जो प्राप्ति है बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले आता है, पहला जो विषय है वह क्या है, भाषाओं का समुचित ज्ञान। क्या रहना चाहिए आपको, भाषाओं का समुचित ज्ञान। यहाँ पर देखिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ज्ञान जो है आप में होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर आपको एग्जाम में क्या करेंगे, स्रोत भाषा के जगह में एक कन्नड़ में भी वहां पर वाक्य देंगे और अंग्रेजी में भी वाक्य देंगे। आपको क्या है, यहाँ पर कन्नड़ मुश्किल है, कन्नड़ा जो है भाषा जो है वहां मुश्किल होती है, उसमें आपको समुचित ज्ञान नहीं है, तो अंग्रेजी में पढ़ेंगे और अंग्रेजी में उसका जो अर्थ है उसे क्या है यहाँ पर उसका जो विश्लेषण करेंगे, बाद में हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे। यहाँ पर आपको क्या है, स्रोत भाषा में यहाँ पर ऑप्शन रहती है मगर लक्ष्य भाषा में नहीं, क्योंकि आपको हिंदी में ही वहां पर अनुवाद करनी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक सलाह देती हूँ कि अगर आप कन्नड़ा भाषा जो है बहुत अच्छे से जानते हो तो उसमें वाक्य को पढ़िए और उसे समझिए, उसका विश्लेषण कीजिए, बाद में हिंदी में अनुवाद कीजिए। वही आप बहुत ही अच्छे से, अगर अंग्रेजी का जो ज्ञान है आप में बहुत ही अच्छा है, अंग्रेजी का ज्ञान आपने बहुत ही अच्छा है, उसे बहुत ही अच्छे से आप लोग समझते हो, तो क्या करना, अंग्रेजी में जो वाक्य, प्रश्न दोनों में आपको देते हैं, कन्नड़ में और अंग्रेजी में, तो दो आप अंग्रेजी में पढ़िए, उसका विश्लेषण कीजिए, फिर हिंदी में उसका अनुवाद कीजिए। ठीक है। तो एक तो भाषाओं का, यहाँ पर तो आपको 2 भाषाओं का, एक तो अंग्रेजी का, यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी का समुचित ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी है, या फिर आपको कन्नड़ा और हिंदी का समुचित ज्ञान, हिंदी तो आपको रहना ही है छोड़िए, तो कन्नड़ा या फिर अंग्रेजी, जिस भाषा को आप बहुत अच्छे से समझते हो तो उसी भाषा में वाक्य को पढ़िए, उसका विश्लेषण उसी भाषा में आप करो। ठीक है। अभी नेक्स्ट है संबंधित विषय का संपूर्ण ज्ञान।
जिस विषय में है, यहाँ पर जो भी विषय का आप यहाँ पर जो भी जिस विषय के संबंध में जिस पाठ्य सामग्री को यहाँ पर आप क्या करते रहे हो, उसका रूपांतरण या फिर उसका अनुवाद कर रहे हो, तो उसके संबंध में संपूर्ण ज्ञान, उस विषय के संबंध में बहुत ही अच्छे से ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है स्वतंत्र विचार शक्ति। आप अनुवादक हो, ठीक है, स्रोत भाषा में जो रची गई होती है उसी का ही आप अनुवाद करते हो। ऐसा नहीं कि जैसे कि तैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो, नहीं, आपकी भी खुद का एक जो है यहाँ पर विचार शक्ति होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है अनुवाद विधा का पूरा ज्ञान। अनुवाद के बारे में पूरा ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए यहाँ सभी में आपको यहाँ पर डिटेल में जो है संक्षिप्त रूप में जो है मैं यहाँ पर आपको अनुवाद के बारे में बता रही हूँ। तो अनुवाद विधा का पूरा ज्ञान जो है अच्छे अनुवादक को होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है प्रामाणिकता एवं मौलिकता। अनुवादक में क्या है, प्रामाणिकता और मौलिकता के गुण जो है रहना बहुत ही जरूरी है। अगर ये सभी जो गुण है एक अनुवादक में रहते हैं तो वह एक सफल अनुवादक जो है वह बन सकता है, सफलतापूर्वक वह अनुवाद जो है कर सकता है। तो अनुवाद के कुछ प्रमुख भेद जो है मैंने यहाँ पर दिया है, अनुवाद के कुछ प्रकार जो है यहाँ पर दिया है। देखिए गद्य पद्य के आधार पर अनुवाद के प्रकार बहुत सारे विधाएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो गद्य पद्य के आधार पर गद्यानुवाद, पद्यानुवाद, छंद मुक्तानुवाद को हम यहाँ पर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए गद्य में अगर आप अनुवाद कर रहे हो तो वह गद्यानुवाद, और पद्य के संदर्भ में अनुवाद कर रहे हो तो वह पद्यानुवाद कहलाता है। नेक्स्ट आता है साहित्य विधा के आधार पर। देखिए यहाँ पर काव्यानुवाद, नाट्यानुवाद, कथानुवाद और अन्य साहित्यिक विधाओं के अनुवाद जैसे निबंध, आत्मकथा आदि यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साहित्यिक विधा के अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बताया था, साहित्यिक क्षेत्र में तो अनुवाद का जो प्रयोग है बहुत ही पहले से करते आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, काव्य अनुवाद, नाट्य अनुवाद, कथा अनुवाद, कहानियों का अगर अनुवाद करेंगे तो कथा अनुवाद कहलाएगा, काव्य का अनुवाद होगा तो काव्यानुवाद के अंतर्गत आएगा। वही साहित्य की अन्य विधाएं जो भी हो, निबंध हो, आत्मकथा हो, रेखा चित्र हो, जो भी हो यहाँ पर क्या है उनका भी अनुवाद जो है यहाँ पर साहित्यिक क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर देखिए शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद। जैसे यहाँ पर अनुवादक क्या है, अर्थ को ज्यादा महत्व ना देते हुए शब्द को ज्यादा महत्व देकर यहाँ पर अनुवाद करता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे शब्द को यहाँ पर वह ग्रहण करता है, शब्द के रूप में ही वह क्या करता जाता है, वह अनुवाद करता है। यहाँ पर अर्थ से ज्यादा शब्द को जो है यहाँ पर शब्दानुवाद में महत्व जो है दिया जाता है, वो शब्दानुवाद कहलाती है। नेक्स्ट है भावानुवाद। किसी भी पाठ्य सामग्री के जो भाव है उसका अगर अनुवाद करेंगे तो भावानुवाद, छाया अनुवाद, सारा अनुवाद। ठीक है, सिर्फ सार का, किसी भी विषय का वो यहाँ पर सिर्फ सार का अगर हम अनुवाद करेंगे, जो भी यहाँ पर सारांश रहती है उसका अनुवाद करेंगे तो सारा अनुवाद कहलाता है। नेक्स्ट है व्याख्या अनुवाद, आशु अनुवाद, आदर्श अनुवाद, रूपांतरण। ये सभी जो है यहाँ पर अनुवाद की प्रकृति के आधार पर आती है। देखिए व्याख्या अनुवाद में यहाँ पर जो अनुवादक है आचार्य की भूमिका निभाता है, वह सिर्फ अनुवाद ही नहीं करता, उसकी व्याख्या भी वहां पर करता है ना। तो ये सभी जो है यहाँ पर अनुवाद के प्रकृति के आधार पर आती है। नेक्स्ट है विषय के आधार पर। देखिए विषय के आधार पर मैं तब से आपको बोलती ही जा रही हूँ कि अनुवाद की जो क्षेत्र है वह बढ़ता गया और उसकी जो आवश्यकता, उसकी जो महत्व है बढ़ती गई है। देखिए ललित साहित्य अनुवाद, ललित क्षेत्र में ललित साहित्य के अंतर्गत जो भी अनुवाद किया जाता है उसे ललित साहित्य अनुवाद कहते हैं। नेक्स्ट धार्मिक पौराणिक साहित्य अनुवाद। तो ये सभी जो है धार्मिक पौराणिक साहित्य अनुवाद जो है धार्मिक और पौराणिक क्षेत्र में साहित्य में जो यहाँ पर अनुवाद किया जाता है वह इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद। जैसे जैसे क्या है विज्ञान का जो प्रयोग है उसकी जो महत्व जो है हमारे जीवन में बढ़ती गई है, उसके संदर्भ में क्या है वैज्ञानिक क्षेत्र में मतलब विज्ञान क्षेत्र में और तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी में जो अभी अनुवाद का जो प्रयोग है ज्यादातर किया जाता है, तो उस क्षेत्र में जो भी अनुवाद होता है वह क्या है वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विधि का अनुवाद। विधि मतलब क्या है यहाँ पर कानूनी का अनुवाद। देखिए कानूनी जो है
विधिक कानूनी क्षेत्र में भी यहाँ पर अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रशासनिक अनुवाद, मानविकी एवं समाजशास्त्र अनुवाद और संचार माध्यम और सामग्री का अनुवाद आदि। इस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी शायद कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं रह गया होगा जहाँ पर अनुवाद का प्रयोग हम ना करें। अभी आपके प्रश्न पत्रिका में किस तरह यहाँ पर प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। मैंने आपको ये कह दिया था कि 5 अंक के लिए पूछेंगे, 5 वाक्य देंगे और ये भी बताया था कि कन्नड़ और अंग्रेजी में जो है आपको देंगे करके। देखिए आपको 5 वाक्य देंगे, 5 वाक्यों को एक एक वाक्य के लिए 1 अंक, एक वाक्य के लिए 1 अंक। इस तरह आप 5 प्रश्न मतलब आपके लिए वहां पर जो 5 वाक्य रहते हैं उनका अगर अनुवाद सफलतापूर्वक आप कर पाओगे तो 5 अंक जो है यहाँ पर आप प्राप्त कर सकेंगे। तो कैसे देंगे आपको, देखिए यहाँ पर ತಾಜ್‌ಮಹಲ್ ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ, ತಾಜ್‌ಮಹಲ್ ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ। ताजमहल इज ए वेरी फेमस मॉन्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया था कन्नड़ में देंगे और अंग्रेजी में देंगे, तो जिसका अनुवाद है आपको यहाँ पर किसमें करना है, हिंदी में करना है। तो यहाँ पर ये दो, यहाँ पर कन्नड़ और अंग्रेजी ये दो भी वाक्य क्या बन जाते हैं आपके लिए, दो भी भाषा जो है यहाँ पर स्रोत भाषा, मूल भाषा आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाती है। अभी आप एक अनुवादक का काम करने जा रहे हो, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको इन दोनों भाषाओं में जिस भाषा का ज्ञान जो है यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से है उसी भाषा के वाक्य को चुनिए, उसका विश्लेषण कीजिए और उसका उत्तर हिंदी में आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ताजमहल एक सुप्रसिद्ध इमारत है, ताजमहल एक सुप्रसिद्ध इमारत है। जैसे अभी मैंने आपको अनुवाद के जो प्रकार है उसके बारे में बताया था। देखिए शब्दानुवाद भी है और भावानुवाद भी है, मगर ज्यादा महत्व भावानुवाद को ही मिलती है। मतलब जो भाव है, जो अर्थ है उसी का ही तो यहाँ पर क्या है अनुवाद करते हैं। शाब्दिक जो अनुवाद है, शब्दानुवाद है, उसको उतना महत्व नहीं है, सिर्फ पारिभाषिक शब्दावली में ही उसका महत्व है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए ताजमहल ಒಂದು सुप्रसिद्ध कट्टड़वाಗಿದೆ। ताजमहल एक, इसका अर्थ क्या है, ताजमहल एक बहुत ही सुप्रसिद्ध इमारत है, कट्टड़ है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए ताजमहल एक सुप्रसिद्ध इमारत है। नेक्स्ट है ಏಕತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಏಕತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर देखिए इससे यहाँ पर अनुवाद करेंगे। अब पहले देखिए सोचिए, हाँ यूनिटी के लिए हिंदी में क्या कहते हैं, एकता के लिए हिंदी में क्या कहते हैं। आपको इसीलिए भाषा की ज्ञान जो है रहना बहुत ही जरूरी है। यूनिटी के लिए हिंदी में क्या कहते हैं, वही स्ट्रेंथ के लिए हिंदी में क्या कहते हैं, और के लिए हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये सभी आपको पहले ये सोचना है, उसका विश्लेषण ऐसे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद उसका विश्लेषण आपको शब्दों के बारे में सोचने से पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इसका अर्थ क्या है। देखिए यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ, उसका अर्थ मतलब क्या है, यूनिटी मतलब क्या है, एकता है, एकता ही हमारी शक्ति है, स्ट्रेंथ शक्ति। देखिए यहाँ पर और एक बात मैं यहाँ पर एक सलाह देती हूँ, एक बार ठीक है आप अंग्रेजी में बहुत ही जो है यहाँ पर आपको ज्ञान जो है उसके भाषा के संदर्भ में, मगर कभी कभार ये हो जाता है कि जब हिंदी में आप अनुवाद करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या है, आपको एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण देखिए, यहीं पर यूनिटी है तो आपको अभी ये दिमाग में नहीं आ रहा है, अरे यूनिटी के लिए क्या कहते हैं, शब्द क्या है। तो तभी आप एक बार कन्नड़ा के जो वाक्य है उस पर भी क्या है नजर दौड़ाइए। देखिए एकते एकता है ना, एक ही शब्द है ना लगभग, एकते एकता। तो एकते नम शक्ति, यूनिटी इज अवर स्ट्रेंथ, एकता ही हमारी शक्ति है। यहाँ पर भी देखिए शक्ति। नेक्स्ट है ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। मोस्ट ऑफ द इंडियंस डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर कैसे लिखना है, देखिए भारत,
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. तो हमें ये सोचना है कि कृषि के लिए हिंदी में क्या कहते हैं और उसके साथ साथ बहलष्टु के लिए क्या कहते हैं, इस भी हमें सोचना है और लिखना है कि भारत में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। देखिए यहाँ पर लगभग कन्नड़ा और हिंदी की वाक्य रचना क्या है, एक दूसरे से मेल खाने के कारण अगर आप कन्नड़ा की भी वाक्य पढ़कर अगर यहाँ पर अंग्रेजी में जो है यहाँ पर भी पढ़ेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पर आप अनुवाद कर सकते हो। ठीक है, आपको कन्नड़ा के संबंध में उतनी ज्ञान जो है भाषा में नहीं है, फिर भी पढ़िए, मैं ये सलाह यहाँ पर आपको देती हूँ। अंग्रेजी में बहुत अच्छे हो उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है, कन्नड़ा का वाक्य में एक बार आप उसे देखिए, उसे पढ़िए। ठीक है, तो नेक्स्ट है ಭಾರತವು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ. इंडिया इज ए रिच कल्चर्ड कंट्री. तो यहाँ पर कंट्री के लिए क्या कहते हैं, रिच के लिए क्या कहते हैं, तो ये सभी अगर आप सोचेंगे पहले उस सेंटेंस जो है, जो वाक्य है उसका अर्थ पहले आप समझ जाइए। जो भी वाक्य आप जिसका भी अनुवाद करने जाते हो पहले उस वाक्य का जो अर्थ है, उसका जो भाव है, आप पहले उसे समझ लीजिए। उसके बाद आप क्या है यहाँ पर उसका विश्लेषण करते हुए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अनुवाद जो है उसका कर सकते हो। भारत देश सांस्कृतिक रूप से संपन्न है. नेक्स्ट, ಕನ್ನಡವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ इज आवर स्टेट लैंग्वेज. तो यहाँ पर देखिए कन्नड़ हमारी राजभाषा है. क्या है इसका अगर हम अनुवाद करेंगे तो कन्नड़ हमारी राजभाषा है. तो फिर से मैं आखिर में यहाँ पर आपको ये बात बोलना चाहती हूँ, आपको ये जो दो भाषा है यहाँ पर ये स्रोत भाषा कहलाती है, कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों में आपको वाक्य देंगे, इसीलिए दोनों में से एक का तो ज्ञान आप में रहना बहुत ही जरूरी है. और जिसमें यहाँ पर आप क्या करते हो, अनुवाद करते हो, उस भाषा की जो ज्ञान है रहना बहुत ही जरूरी है. तो भाषा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको किताबों को पढ़ना भी बहुत ही जरूरी है. स्पेशली एटलीस्ट जो है आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसे अच्छे से पढ़िए. जितना यहाँ पर आप क्या है हिंदी भाषा और उसके जो शब्द भंडार है उसका ज्ञान यहाँ पर आपको रहता है, उतनी ही आसानी से यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो अनुवाद है यहाँ पर कर सकते हो. तो ये स्रोत भाषा हुई और जिस भाषा में आप अनुवाद करेंगे ये लक्ष्य भाषा है. तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा इन दोनों की जो ज्ञान है आप में रहना बहुत ही जरूरी है. तो इस तरह से 5 अंक के लिए क्या है, आपको अनुवाद के लिए एक एक वाक्य देंगे तो वो यहाँ पर आप आसानी से जो है यहाँ पर अंक जो है 5 अंक प्राप्त कर सकते हो. अगर आप अनुवाद के बारे में क्या है जो ज्ञान है उसे रखेंगे, स्पेशली स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का ज्ञान आप में होता है तो बहुत ही आसानी से अंक जो है प्राप्त कर सकते हो. धन्यवाद.